जाती दिखने लगी, मैं उसको चमारों का लड़का दिखने लग गया। अच्छा। कैंची से चुन्नी को काट के मैं उसको एम्बुलेंस में लेके आई। अच्छा। एक पंखे लड़का जो है उस लड़की ने ही मारा है, तो किस प्रकार के बेहोश किया है और फिर बेड से नीचे उसको लिटा के ऊपर बेड पे बैठ के उसकी चिन्नी से ऐसे उसको घोटने का। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। जिला नागरिक अस्पताल हिसार। फिलहाल ये तस्वीरें देख रहे हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल से। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस अस्पताल के अंदर होने चाहिए मरीज और डॉक्टर और संभालने वाले, और आज यहाँ पर है पुलिस प्रशासन की ये जो है बस आप देख सकते हैं, और पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है और इस साइड चल रहा है धरना। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं दोबारा कहने लग रहा हूँ, इस सरकार के अंदर इतने काम जो है धरने 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 धरने, जड़ा देखा उड़े धरने, जड़ा देखा उड़े पुलिस, जड़ा देखा उड़े पुलिस की वैन। और ये देख सकते हो फिलहाल आज फिर यहाँ पे धरना, अस्पताल के अंदर धरना है। जान लेंगे सारी की सारी बात, क्यों ये धरना लगा रहे हैं। सुनने में आया है एक मामला जिसमें कि एक जनरल कास्ट की लड़की एससी समाज के लड़के से लव मैरिज करती है और उसके बाद जो है वो लड़का सुसाइड कर जाता है। सारा का सारा मामला जानने में फिलहाल ये देख सको ये धरना लग रहा है, और जहाँ पर भी धरना लगता है, जहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। और बड़ी बात यह है कि ये देख लो भाई, कार्यालय सिविल सर्जन हिसार सिविल हॉस्पिटल के अंदर, और ये देखो भाई आगे जाके जो है बातचीत करांगे। यहाँ पर जो है धरना पे काफी सारे लोग बैठे हैं, सारे जो है जान लेवांगे कि भाई किस प्रकार से पूरा मामला घटित हुआ। जी थोड़ी जगह देना यहाँ पे, सर साइड में होना, यहाँ पे बैठने दो मुझे एक बारी। भाई कैमरामैन साथी ने कहूंगा साथ के साथ आगे आ जा। नमस्कार भाई। भाई किस प्रकार से पूरा मामला एक बार शुरू से एक बार बताइए पब्लिक को, किस प्रकार से हुआ शुरुआत से बिल्कुल आज यहाँ पर धरने पे बैठे हो, इसका कारण क्या है। और पुलिस प्रशासन लाठी डंडे ले लेके खड़े हैं, क्या गोला बारूद ले रहे हो आप तो आराम से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरने पे बैठे हो। देखिए पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं कि पुलिस की इस तरह की लाठी डंडे और बंदूक से डरने वाले दबने वाले लोग नहीं है। जी एक बार आप अपना परिचय भी दीजिए। मेरा परिचय कुलदीप बुक्कल, प्रदेश अध्यक्ष दलित महापंचायत संघ हरियाणा जी। और आज यहाँ पर आपका इस धरने पे बैठने का रीजन, पूरा मामला जिससे कि सारे दुखी नजर आने लग रहे हैं यहाँ पे बैठे। नहीं आज से नहीं, पिछले 5वां दिन है आज। अच्छा, आज 5वां दिन। जी आज 5वां दिन है, और सुमित की डेड बॉडी पिछले 5 दिन से सिविल हॉस्पिटल के उसमें डेड हाउस में मोर्चरी में रखी हुई है। अगर मैं पूरा घटनाक्रम की बात करूं तो जो लड़का था हमारा सुमित, उसने एक संगतपुरा गांव की लड़की है रितु, उसके साथ लव मैरिज की थी 3 महीने पहले। इंटरकास्ट मैरिज थी, और 3 महीने तो मैरिज को हुए हैं, 11/6 को की थी, और उससे पहले तो घर से 10 अप्रैल को भाग गई थी। तो यहाँ 3 महीने तक यहाँ रही। शादी से पहले लड़की ने एक परिप्लान के तहत पैसे हटने के लिए कि षड्यंत्र उसने बनाया कि झूठा प्रेम जाल फंसा के मैं तेरे से प्यार करती हूँ या मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। तो सुमित ने 3 महीने के जब वो लिव इन रिलेशन में रहे, दिन में सुमित उसके पास आता था, रात को घर जाता था, जिसके पीछे जो है ना दिमाग जो है ना वो लड़की का था, वो मास्टरमाइंड है इस पूरे एपिसोड की। तो उस दौरान सुमित ने घर से लाखों रुपए चोरी किए, और उसके लड़की के कहने पर चोरी किए, क्योंकि उस लड़की कि जो है ना उसने लाखों रुपए चाहिए थे शॉपिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कि वो पैसे के लिए ही सुमित के पीछे लगी थी। और शादी करने के बाद सुमित जो है 9/7 को घर से गायब हो गया था, जो 1.5 लाख रुपए और 2 टूम लेके गया था। तो 8-10 दिन के बाद हमें वो भी वाणी मिल जाता है, जो हमारे साथ वहाँ की लोकल पुलिस थी, और यहाँ जो हमने 346 IPC का पर्चा दर्ज करवाया था गुमशुदगी का, नारनौंद की पुलिस थी। तो दोनों पुलिस वहाँ थी, और पुलिस की मौजूदगी में परिवार उनको जो है ना दोनों को एक्सेप्ट करके ले आए। पता लग गया भाई लड़के ने शादी कर रखी है, ठीक है कोई बात नहीं भाई, शादी कर ली कोई बात नहीं, को मारा नहीं, को पिटा नहीं। और जो उनके पास पैसे बचे हुए थे उस टाइम, उन्होंने 1.5 लाख रुपए में से 2 सोफा सेट और डबल बेड, अलमारी, AC, बहुत सारी चीजें भिवानी से खरीदी। तब तक के लिए तो सही चल रहा है सब कुछ उनका। नहीं वो तो हमारे टच में नहीं थे ना, सही चल रहा था नहीं चल रहा था, मैं इस विषय पे कमेंट नहीं करना चाहता। हमारे मिलने की बात करूंगा ना, वो तो हमें पता ही नहीं था ना जब से कि सुमित ने शादी कर रखी है या किसके साथ रह रहा है। हमारी नॉलेज में ये था कि सुमित ने जींद के अंदर एक हार्ट ट्रॉन सेंटर उसमें एडमिशन ले रखा था, और जब हमने वहां भी तहकीकात की तो पता चला कि वो एडमिशन वाले दिन फीस देने के लिए आई कार्ड बनवाने के लिए आया था, उसके बाद वो सेंटर में नहीं गया। तो जब घर से गायब हो गए, भिवानी हमें मिले, तो परिवार के लोग उनको दोनों को ले आए। उसके बाद उनको पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हो,
तो लड़की ने कहा कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, मैं शहर में रहना चाहती हूँ। तो परिवार ने पूछा जी कौन से शहर में रहना चाहती हो, तो उसने कहा कि हम इशारे पढ़ लेंगे और इशारे हमें जो है शिफ्ट कर दो। तो मैं, नरेश और स्मिता काजल हम तीनों आके जो है ना यहाँ एक मकान देंगे अमरदीप कॉलोनी में, और उसका एडवांस में ही रेंट देंगे। और उनका जो सामान था भिवाड़ी के अंदर, 80 से हमने गाड़ी की, 80 से 2 मजदूर किए और उनके सामान को रात्रि 11 साढ़े 12 बजे के आसपास यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो बिल्कुल 2-4 दिन ठीक ठाक रहे। फिर सुमित घर आने लग गया, तो सुमित बताने लग गया कि पापा ये है ना मेरे को टॉर्चर करती है, घर का सारा काम करवाती है और लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे घर से भी निकाल देती है, खुद भी रूस के चली जाती है, तो मैं इसको मनाता हूँ। और बात बात पे कहती है कि तू मर जा, चाहे सुसाइड कर जा, मैंने कुछ नहीं लेना देना, रुपए लेके आता था, अब तू तेरे पापा से 5-10 हजार रुपए 20 हजार रुपए मांगता है। अच्छा, जिक्र करे आपने कि भाई रुपये ऐंठने के लिए उस लड़की ने लड़के से, सुमित से शादी की, ठीक है। तो अगर रुपये की बात आओ तो लड़के के माता पिता क्या करते हैं, मतलब जमीन जायदाद ज्यादा है? देखो लड़की के बारे में तो जो मेरे पास नॉलेज है, उनके पास 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है और उसका भाई जो है ना +2 में शायद है, उसके फादर बीमार हैं। और लड़के पक्ष की बात करूं तो मैं ठीक ठाक जुगाड़ है, 20 से 25 किलो की खेती करते हैं और ठेकेदार हैं, तो फाइनेंशियली सिस्टम ठीक है। फाइनेंशियल, इसलिए आपने शक है? नहीं शक नहीं है, यकीन है। यकीन है? कोई एविडेंस आपके पास? एविडेंस है बिल्कुल। अच्छा, मीडिया को भी दिए हमने और पुलिस को भी दिए हैं। अच्छा, परेशान करने के बाद फिर क्या हुआ, किस तरीके से जो है देखिए, सुमित के साथ ये घटना घटी? सुमित के साथ जो घटना घटी, सुमित के साथ वो एक बार सुमित के साथ वो जब लड़ाई झगड़ा करती थी, हम तीनों आते थे यहाँ। और जन्माष्टमी वाली 7 तारीख को भी उसने रात्रि को 1 बजे झगड़ा किया और 2 बजे हम यहाँ रात को पहुंच गई। तो गंगवा की कोठी के सामने जो पार्क है एमरी रोड अमरदीप कॉलोनी में, उसके अंदर वो लड़ाई झगड़ा कर रही थी। यहाँ तक मेरे सामने उसने उस लड़के को जाति सूचक गालियां तक दी। अच्छा। और सुमित भी ये बात अपने पापा को आकर बताता था कि पापा अब उसने जाति दिखने लगी, मैं उसको चमारों का लड़का दिखने लग गया। अच्छा। जब आपने देखिए, जब परिवार को दोनों मिल गए, उसके बाद उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो परिवार ने कहा भैया तो आप कुछ काम धंधा कर लो या कहीं पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लो, लेकिन अब तुम्हारे को लिमिट अमाउंट मिलेगा। अच्छा। जो 20 से 25 हजार रूपए, 30 हजार रूपए जो घर का खर्चा होता है, जैसे रेंट है या दूध की बात है या फिर कोई सामान की बात है या कपड़े लत्ते की बात है, तो उस लड़की को पता लग गया कि अब तो ज्यादा रुपये मिलने वाले नहीं है। तो वो दबाव बनाने लगी कि आप अपने पापा को बुलाओ, वो मेरे को शॉपिंग कराएगा। अगर सुमित तू पापा से रुपये मांगेगा तो 5-10 हजार रुपए देगा, हम 5-10 हजार की शॉपिंग करेंगे। अगर तू पापा को यहाँ बुलाएगा तो मैं लाख रुपए 50 हजार रुपए की शॉपिंग कर लूंगी। जो ये कल बातें निकल के सामने। सुमित का व्यवसाय क्या था? सुमित क्या करता था? नहीं, सुमित ने +2 की थी और +2 की थी। जी, फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन ले रखा था, लड़की ने भी लड़के ने भी, जींद के अंदर। अच्छा। अभी तो बेरोजगार था। अच्छा, अभी तो बेरोजगार था। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया, शादी भी होगी, घर वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिए, फिर उसके बाद जो है उसने कुछ काम करने की भी कोशिश की कि भाई मैं इस काम करके अपने, जैसे शादी होगी, परिवार संभालना, कि भाई मैं कोई रोजगार? नहीं, फैमिली ने पहली बात तो काम का दबाव नहीं दिया। फैमिली ने उनको कहा कि आप दोनों जो है स्टडी कर लो, पढ़ लो। और उन्होंने 1-2 यहाँ कोचिंग सेंटर में भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन वो किस कारणवश नहीं उन्होंने एडमिशन ले पाए। तो परिवार ने ऐसा नहीं कहा कि तुम काम कर लो, परिवार ने यही चाहा भाई दोनों तुम पढ़ लो, उसका जो खर्चा है परिवार आपको देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर बात आती है जैसे कि इनके बीच में विवाद हुआ, कोई भी XYZ विवाद हुआ। अच्छा, आप ये सीधे सीधे ये कहने लग रहे हो कि श्योरिटी है कि भाई हमारा लड़का जो है उस लड़की ने ही मारा है, तो किस प्रकार के एविडेंस आपके पास है जिससे कि ये पुष्टि हो सके कि भाई ये काम उन्हीं ने किया? देखिए, जिस दिन की ये घटना है उस दिन सुमित मेरे से मिलने आया था। हाँ। क्योंकि सुमित के पास पिछले 2-3 महीने से मेरा बाइक था और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने नरेश भाई को कहा कि ये 2-3 दिन मिस्त्री के पास रहेगी, सुमित को बोल दो बाइक दे देगा और गाड़ी ठीक होने के बाद में दोबारा ले जाएगा। तो 1-1:30 बजे तक सुमित मेरे पास था और सुमित को बाइक देने के बाद मैं सुमित को वहाँ पे छोड़ गया, क्या बोलते हैं, टोल पे, मायर टोल पे। और वो बस में आते ही वहाँ जैसे छोड़ा तो बस दिखी और बस में चढ़ के इशारा गया। उसके बाद हमारे पास मकान मालिक का ही फोन आता है कि आपके लड़के सुमित ने फांसी लगा ली। तो मैंने इनसे संपर्क किया और उसके रेंट का जो मकान था उस मकान मालिक ने भी इनसे संपर्क किया। तो मैं और ये दोनों वहाँ आए। तो एक जायज ही बात है, गांव के अंदर, देहात के अंदर इस तरह की कोई घटना घटती है, मान लो किसी एक विवाहित महिला की ने सुसाइड कर लिया, तो उसको तब तक नहीं उतारा जाता, तब तक उसकी प्रिजन नहीं आ जाती। बिल्कुल, मानते हो ना इस बात को? और हम जब वहां गए तो हमें ना तो वहां रितु मिली, ना उसकी डेड बॉडी मिली।
रीतू यहाँ मिली और सुमित की डेड बॉडी यहाँ मिली। वो कह रही है कि मैंने कैंची से चुन्नी को काट के मैं उसको एम्बुलेंस में लेके आई। एक पंखे के ऊपर एक फंदा है, आप ये तो नहीं है कि ऊपर से उसको काटोगे, आपको पता है कि इसने फांसी लगा ली तो आप ये कोशिश करोगे यहीं से काट दे इसको। तो वो जो बाकी जो चुन्नी है वो रहनी चाहिए थी ना। पुलिस ने ना तो आज तक उनके फोटोज दिए, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दी कि भाई रितु ने क्यों उतारा। जब रितु ने इनके पापा से बातचीत होगी कि पापा सुमित ये काम कर रहा है, आप ये बताओ एक मिनट, यहाँ से सवाल ये भी उठता है, क्या जबरदस्ती आपने ये भी सके मार के फांसी टांगिया हो या फिर कुछ इस प्रकार के शक हो कि भाई जो फांसी खाई उसने, अगर खुद खाई है तो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला हो? देखिए, अगर खुद खाता तो बिल्कुल मतलब वो इतना डिस्टर्ब था उनसे, इतना मेंटली टॉर्चर हो रहा था, वो सुसाइड नोट जरूर लिखता। सिंपल ही बात है। वहां पर जब हम गए तो बेड के आसपास कोल्ड ड्रिंक खिंडी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं थी। बोतल पीछे खेत लगते हैं, उनमें पुलिस ने को मिली है, हमें जो सूचना मिली है। तो उनका कोई विवाद हुआ है और हमें पूरा शक ये है कि लड़की ने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला के उसको जो है ना बेहोश किया है और फिर बेड से नीचे उसको लिटा के ऊपर बेड पे बैठ के उसकी चिन्नी से ऐसे उसको घोटने का और फिर फांसी पे उसको जैसे टांगिया होगा। फांसी वाले ना तो पुलिस ने फोटोज दिए ना वीडियोज दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिजनों के आने से पहले वो डेड बॉडी को लेके क्यों आ गई और अकेले ही। कल हम वहाँ उसमें जहाँ रहते थे वहाँ गए थे। उन लोगों ने बताया कि 3 महीने में इस लड़की ने 3 बार खाना बनाया। यहाँ साथ में दुकान है, वहाँ से चिप्स कुरकुरे मैगी इस तरह के जो है ना चाइनीज फूड आइटम वो खाते। उसने मीडिया पे एक बयान दे रखा है कि वो जो सुमित था वो अपने पिताजी से परेशान था, परिवार से परेशान था, वो उसने उस तरीके से कही। क्या इसमें कितनी सच्चाई? पत्रकार महोदय जी, उसने तो ये भी कह रखा है कि हमने जो रेंट पे जो रूम लिया हमने लिया। मैं आपको एविडेंस दिखा देता हूँ कि रूम भी हमने लिया और परेशान था परिवार से। तो जो आदमी परिवार से परेशान हो तो बातचीत करेगा क्या? देखो, ये सबसे पहले हमने रूम लिया तो हमने मार्केट पैलेस पे देखा था और मार्केट पैलेस पे देखने के बाद में इस मालिक ने हमारे पास लोकेशन सेंड की। उसके बाद इससे बातचीत हुई वो कितने बजे आएंगे। उसके बाद पैसे की बात हुई, इनका 1000 रुपए दे दिए थे, 2000 रुपए रह रहे थे। मैं इसको कहा कि 2000 रुपए डाल दो, क्या डाल दिए, इस नंबर पे डाल दिए। यानी कि पूरी बातचीत घर से होती थी, मतलब घर से कोई परेशानी नहीं थी? घर से कोई दबाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। घर पे भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं और जब से सुमित घर जाता था उससे लेकर मरने से 2 दिन पहले भी वो घर पे गया है। अच्छा, कोई ऐसी बातें पहले जैसे कि परिवार में बैठता होगा माता पिता के साथ, किसी इसी प्रकार की बातें उसके मुख से निकली थी कि माँ मैं परेशान हूँ, पिताजी मैं परेशान हूँ, भाई मैं परेशान हूँ, मैं करना चाहता हूँ? भाई साहब एक बात बताओ, शादी के बाद जब हमने यहाँ उसको मकान दिलवा दिया, उसके 10 बार झगड़े हो लिए, हम दोनों तीनों परिवार के लोग आके उनको सॉर्ट आउट करवा के जाते थे। तो मेंटली डिस्टर्ब तो कर रखा था उसने और हत्या भी उसने की है। ये सिंपल ही बात है कि उसने की है। ठीक है, चलो आपने ये आरोप लगाया। आज यहाँ पे सिविल सच्चाई है, सच्चाई है आपके हिसाब से सच्चाई है। आज यहाँ पे बैठे हो सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, धरना लगाए। आज क्या कुछ प्रशासन से आप मांग चाहते हो और ये क्यों लाठी डंडे लिए खड़े हुए? नहीं, ये पुलिस लाठी डंडे क्यों लिए खड़ी हो, पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। और लाठी डंडे और गोली बारूद से इस तरह की पुलिस अगर ये चाहती है कि हम बंदूक की नोक पे किसी को दबा दे तो ऐसा हो नहीं सकता। ये देश भारत देश जो है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलता है और ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और हम जो है ना संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। धरना प्रदर्शन करना सभी का राइट है और न्याय मांगना सभी का राइट है। आज एक परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, यहाँ की पुलिस, बेशरम पुलिस को, नकारा पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि अगर ये घटना आप लोगों के, आपके बच्चों के साथ घट जाए तो आप तब भी इतनी देरी करेंगे कि एक डेड बॉडी पिछले 5 दिन से न्याय मांग रही है। और मैं आज बयान पढ़ रहा था यहाँ के पुलिस अधीक्षक का, गंगाराम पुनिया का। उनका बयान बड़ा ही अशोभनीय और अमर्यादित और असंवैधानिक बयान है कि दबाव में हम अनुचित कार्रवाई नहीं करेंगे। आप पे किसका दबाव है? मैं तो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि पुलिस अधीक्षक हिसार की पिछले 3 दिन की कॉल डिटेल कढ़वा लो। अगर इस मामले में हरियाणा प्रदेश के, मैं मानता हूँ कि डिप्टी चीफ सीएम दुष्यंत चौटाला का दबाव है, इसलिए कार्रवाई नहीं करे। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम का दबाव है। अगर डिप्टी सीएम के पिछले 3 दिन में कोई फोन नहीं आया तो उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करवा दो आप सरकारी नंबर की, मैं मान जाऊंगा पुलिस को। और मरने से 4 दिन पहले भी लड़की ने अपने भाई से इंस्टाग्राम पे चैटिंग की है और पुलिस के पास दोनों, साइबर के पास दोनों फोन है। मौके की बात करें तो अभी वो लड़की कहाँ है?
नहीं, हमारे तो संपर्क में है नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं नहीं, भाई हमें वो कोई कहाँ? जानकारी नहीं है। हमें जो सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि वो उसके माँ बाप उनको ले गए उस लड़की को। उसके माँ बाप को तो उनकी बेटी मिल गई, लेकिन एक बाप को, एक माँ को, एक भाई को उनका बेटा तो नहीं मिला ना, वो तो चला गया। आज उन्होंने अपनी बेटी अच्छा, को, क्या आपको एक बार आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या इस प्रकार की लव मैरिज करना या फिर परिवार से, समाज से ऊपर होकर ये चीजें करना, जैसे कि हमको पता है लिव इन रिलेशन जैसे कि लीगल है, शादी करना, लव मैरिज लीगल है, क्या समाज से ऊपर के हो गए, अपने परिवार से, माँ बाप से ऊपर हो गए, ऐसा करना उचित है? देखिए, भारत का संविधान सभी को आजादी देता है और बाबा साहब अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में थे। संविधान हमारे को राइट देता है, लेकिन संविधान हमारे को ये राइट नहीं देता कि एक लड़की झूठा प्यार का और शादी का ढोंग करके पैसे हटने के लिए किसी के पीछे लगे। ये कोई संविधान हमें राइट नहीं देता और लड़की दोषी है और लव मैरिज कोई गुनाह नहीं है। मैं आपको देखो, अगर हम बात करना चाहूँ, देखो ये थोड़े कड़वे सवाल है, मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए सवाल भी नहीं पूछूंगा। जैसे कि आपने देसी भाषा में कहा गया है कि भाई एक हाथ ताड़ी नहीं बजती, कहीं ना कहीं जैसे दोस्त लड़की का भी हो सकता है, हो भी आपके अनुसार, तो कहीं ना कहीं कमी तो लड़के की तरफ से भी आई ही होगी। इतना जो मामला बढ़ गया है, इतना जो लड़के की तरफ से तो यही कमी थी ना कि शादी से पहले उसको लाख रुपए ला के देता था और शादी के बाद उसको जो है ना एक लिमिट से अमाउंट देने लग गया। लड़के की तो यही कमी है और लड़की तो पैसे हटने के लिए लगी थी, इसलिए आज लड़के ने इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, लड़के और परिवार ने। चलो भाई, प्रशासन से बार बार यही अपील है कि मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो भी दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। भाई फिलहाल सिविल हॉस्पिटल से लाइव जुड़े थे आपके साथ, ये देख सकते हैं सारे जो साथी धरना पे बैठे हैं, न्याय की मांग करने लगे रहे बाहर। पुलिस प्रशासन और सिविल हॉस्पिटल के अंदर हम है। चलो भाई, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित लाल के साथ में आपका अजय।